हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 18 दैट इज योर डेटा कलेक्शन, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में। तो ऑलरेडी हम इससे पहले के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, और आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो इग्नू स्क्वाड को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम इंटरव्यूइंग मेथड, जो कि आपका प्राइमरी डेटा का एक सोर्स है। ये लेफ्ट ओवर टॉपिक था जो पिछली बार नहीं डिस्कस हो पाया था, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आगे अपने टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, तो हम सब लोग इंटरव्यू मेथड के बारे में जानते हैं, जहाँ पे इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से फेस टू फेस इंटरैक्शन करता है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और इंटरव्यू उसको प्रॉपरली आंसर करता है। यही होता है हमारा इंटरव्यू मेथड, राइट। तो एक बार इसको जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। सो इंटरव्यू एज अ टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन इज वेरी पॉपुलर एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ सोशल रिसर्च। द इंटरव्यू इज in a sense an oral questionnaire. Instead of writing the response, the interviewee or subject gives the needed information verbally in a face-to-face relationship. The dynamics of interviewing, however, involves much more than an oral questionnaire. So I hope ये point clear हो गया होगा। Next क्या बोल रहा है? Interview is relatively more flexible tool than any written inquiry form and permits explanation, adjustment and variation according to the situation. The observational methods, as we know, are restricted mostly to non-verbal acts. So these are understandably not so effective in giving information about person's past and private behavior, future actions, attitudes, perceptions, faith, belief, thought process, motivations, etc. आपको याद होगा कि हमने ऑब्जर्वेशन मेथड में यही चीज डिस्कस करी थी कि जो ऑब्जर्वर होता है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है हमारे रेस्पोंडेंट को, हमारे सब्जेक्ट को। वहां पे वो उससे डायरेक्टली इंटरैक्ट करने की कोशिश नहीं करता है, राइट। तो ये मेथड हमारा कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि हम अगर दूर से देख के उसको एनालाइज कर रहे हैं तो हमें ना उसके पास्ट के बारे में कुछ नॉलेज हो पाएगी और ना ही उसके कुछ फ्यूचर एक्शन के बारे में पता चल पाएगा। हमें क्या पता चलेगा? जो करंट सिनेरियो है उसके बारे में ही नॉलेज मिल पाएगी, जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड का कहीं ना कहीं एक डीमेरिट था। ठीक है, तो इस चीज को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? इंटरव्यू मेथड को ऑप्ट किया जा सकता है, जहां पे डायरेक्टली इंटरव्यूई से बात की जा सकती है, उससे जो भी इंफॉर्मेशन है उस निकलवाई जा सकती है, उसके पास्ट के बारे में पता चल सकता है, उसके फ्यूचर एक्शंस के बारे में, उसका एटीट्यूड क्या है, परसेप्शन क्या है, ठीक है, वो मोटिवेटेड है नहीं, इन सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू, राइट। The interview method as a verbal method is quite significant in securing data about all these aspects. In this method, a researcher or an interviewer can interact with his respondents and know their inner feelings and reactions. Interview is not simply two-way communication between an interrogator and informant. According to P.V. Young, interview may be regarded as a systematic method by which a person enters more or less imaginatively into the life of a comparative stranger. It is a mutual interaction of each other. So PV Young के अकॉर्डिंग इंटरव्यू क्या है? एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें कि इंटरव्यूअर या हमारा इंट्रोगेटर इमेजिनेटिवली किसकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करता है? इंटरव्यूई या जिसको वो इंटरव्यू कर रहा है उसके बारे में सब चीज जानने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक तरह से म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है किसी दो पर्सन का। ठीक, आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। इंटरव्यू मेथड आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे नहीं लगता मुझे इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जो मेन पॉइंट है उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू को पहले डिस्कस करेंगे। तो हमारे इंटरव्यू कुल 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, पहला है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड
और तीसरा है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक, एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो इंटरव्यू जिसमें एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है, वो इंटरव्यू जहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म, एक सिस्टमैटिक फॉर्म इंटरव्यू किया जा रहा है, वो होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब यहाँ पे कुछ सेट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एक सेट पैटर्न रहता है और उसी के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप कभी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाइए तो वहाँ पे कुछ सेट क्वेश्चंस रहते हैं जो हर इंटरव्यूअर पूछता है ना, कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, राइट। फिर आपसे पूछता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आप ये पर्टिकुलर जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्यों सूटेबल हैं, है ना। तो ये जो सेट क्वेश्चंस होते हैं, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहलाते हैं। ठीक है, ये कैसे रहते हैं, हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन रहते हैं। क्लोज एंडेड आई होप आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी अपने पिछले सेशन में डिस्कस भी किया था कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है और ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक, सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज अ फॉर्मल, कंट्रोल्ड एंड गाइडेड इंटरव्यू। The interview based on the predetermined questions and the standardized technique is called structural interview। तो हमारा structural interview कैसा होता है, एक formal, controlled और guided interview होता है। ठीक, in this interview process everything is standardized, the response pattern are also standardized, the questions are mostly close-ended where the alternative responses are given for the choice of the respondents। In structured interview, the questions, their sequence and their wordings are defined. Here, the number and the nature of questions are standardized। अगर सिंपल शब्द में बात करी जाए तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं, ऐसे इंटरव्यूज जो कि फॉर्मल होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, गाइडेड होते हैं और ये पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज होते हैं। ठीक है, चाहे हमारा इंटरव्यूअर हो चाहे हमारा इंटरव्यूई हो, दोनों के जो क्वेश्चंस और आंसर्स रहते हैं एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं, प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है इंटरव्यूअर कि व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे सेट क्वेश्चन रहते हैं जो आपसे पूछते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इट इज अ लिस्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस इज यूज्ड, जो कि क्वेश्चनर ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, उसी के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो अभी हमने बात करी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की, कैसा रहता है, एक फॉर्मल इंटरव्यू रहता है, स्टैंडर्डाइज्ड रहता है, क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं और उसी अकॉर्डिंग इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है। अब अनस्ट्रक्चर्ड जस्ट ऑपोजिट होता है हमारे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का। ठीक, अब जस्ट ऑपोजिट हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पहली बात फॉर्मल नहीं होगा, राइट, नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरे हमने क्या बात करी थी कि क्लोज एंडेड रहता है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कैसा रहता है, ओपन एंडेड रहता है। ठीक है, तो ये ही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का। सो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज इनफॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, अनगाइडेड और अनडायरेक्टेड इंटरव्यू। Unstructured interview is based on flexible and non-predetermined questions. The unstructured interview involves relatively much lesser standardization or relevant techniques and operations. The interviewer is given more freedom to choose the form depending on specific situations. It is generally held in the form of free discussion or story type narrative. Open-ended questions are being asked. I hope ये वाला पैराग्राफ एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए आपको डिफरेंस से बताया, रिलेट करके बताया कि अगर आपको कभी डिफरेंस भी पूछा जाए पेपर में, हालांकि अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, द इंटरव्यू इज एडजस्टेड टू द लेवल एंड कंडीशंस ऑफ द रेस्पोंडेंट। द वर्डिंग एंड द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस आर चेंज्ड कीपिंग इन व्यू द रिस्पॉन्स पैटर्न। This type of interview lays emphasis on the purpose rather than form. तो अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के मेन पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे जो मेजर एम्फेसिस रहता है वो किस पे रहता है, पर्पस पे रहता है, ना कि फॉर्म पे। मतलब कहने का ये है कि इंटरव्यू किस लिए कंडक्ट किया जा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये देखना कि उसको किस तरह से किया जा रहा है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किया जा रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किया जा रहा है। यहाँ पे जो आपका इन्विजिलेटर है या फिर इंटरव्यूअर है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, इंफॉर्मेशन को निकलवाना, अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है,
देखिए अगर आप हर चीज़ का एक की पॉइंट याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी और जो मेन पॉइंट है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ पे मेन पॉइंट क्या था कि वो स्टैंडर्डाइज रहता है, क्लोज एंडेड रहता है, फॉर्मल रहता है। ठीक, अब अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करूँ तो ये जस्ट ऑपोजिट है, ये इनफॉर्मल रहता है। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कैसे होते हैं हमारे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन भी बनी हुई नहीं होती है, स्टैंडर्डाइज भी नहीं होता है। और यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि पर्पस हमारा सॉल्व होना चाहिए, भले ही हम इंटरव्यू किसी भी फॉर्म में कंडक्ट करवाएं। ठीक, तो अगर आप इस पिक्चर को एनालाइज करें तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट्स द मोस्ट रीसेंट बुक यू हैव रेड। तो ये क्या हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जो एक सेट पैटर्न होता है इंटरव्यू का, जो क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं उससे हट के कुछ पूछा गया है। तो ये एक तरह से एवरीडे कॉन्वर्सेशन की तरह, मतलब जैसे कि हम लोग नॉर्मल बात करते हैं वैसा कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको इसलिए कहा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो अभी हमने बात कर ली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की और डिस्कस कर लिया अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इन दोनों के बीच में आता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है, अब ये सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है इसको समझ लेते हैं। So a semi-structured interview is a flexible interview in which the interviewer does not follow a formalized list of questions. Instead, he has a list of general topics called an interview guide. The interviewer will tailor his questions to the specific interviewee, allowing for a more fluid conversation. The semi-structured interview format also permits two-way communication. Both the interviewer and the interviewee can ask each other क्वेश्चंस। देखिए अगर सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, एक मिडवे होता है हमारे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होता है और ना ही यहाँ पे कोई सेट पैटर्न होते हैं कोई भी क्वेश्चंस के। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे रहते हैं, जनरल टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल कंसिडर करें तो लेट्स से कि आप अगर इंटरव्यू देने गए हैं और आपसे इंटरव्यूअर कहता है कि अगर आपको पर्टिकुलर पोस्ट का, जिस पोस्ट के लिए भी आप इंटरव्यू देने गए हैं, अगर मैनेजर बना दिया जाए तो आप क्या इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल भी नहीं हुआ। यहाँ पे वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो पर्सन है उसका माइंडसेट जानने की कोशिश करता है कि पर्सन कैसा सोचता है और आगे वो क्या अचीव कर सकता है, और अगर मैं इसको अपनी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय ले लेता हूँ तो आगे वो हमारी कंपनी के लिए क्या क्या कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही लीनियंट भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू है वो इजीली इंटरैक्ट भी कर सकता है और सामने से इंटरव्यूअर से क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से अच्छा टू वे कम्युनिकेशन क्रिएट हो सकता है। ठीक, आई होप सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू समझ में आ गया। आपके बुक में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं मेंशन किया हुआ था, लेकिन वो इतना प्रिसाइजली भी लिखा है कि समझ में ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में मेंशन कर दिया था कि आपको इजीली समझ में भी आ जाए, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली पेपर में अपने लिख भी सकेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देख लेते हैं मेरिट्स क्या है इंटरव्यूइंग मेथड की। सबसे पहली क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक। अब जब इंटरव्यू 1 to 1 हो रहा है, फेस टू फेस हो रहा है, तो यहाँ पे फीडबैक्स ऑब्वियसली मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोबिंग कॉम्प्लेक्स आंसर्स। आपको याद होगा हमने क्वेश्चनर मेथड में डिस्कस किया था कि अगर हमारा रिस्पोंडेंट पूरी तरह से क्वेश्चनर फिल करके नहीं देता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च को अफेक्ट करता है, राइट। लेकिन इंटरव्यू मेथड की सबसे बड़ी मेरिट क्या है कि अगर हमारा इंटरव्यूई या फिर हमारा रिस्पोंडेंट प्रॉपरली किसी चीज का आंसर नहीं दे रहा है या फिर बहुत ही ब्रीफली दे रहा है या जो आंसर दिया है वो क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे इंटरव्यूअर के पास ये ऑप्शन रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो टू वे है ना, फेस टू फेस है, तो वहां पे वो इजिली उससे इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है, उसको प्रोब कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेंथ ऑफ द इंटरव्यू। अब अगर हमारे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा है तो अगर हम उसको फिल करवाने बैठेंगे तो हो सकता है रेस्पोंडेंट ना फिल करके दे, तो उस समय इंटरव्यू मेथड सबसे अच्छा होता है कि जहां पे हम ओरली ही उससे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाई पार्टिसिपेशन। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट क्या कह रहा है, कंप्लीट क्वेश्चनर। तो ये मैंने भी आपको बताया कि जो क्वेश्चनर है वो जरूरी नहीं है पूरी तरह से फिल करके दे, लेकिन इंटरव्यू मेथड की खास बात यही होती है कि यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उससे ले सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट
कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस कर लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यूइंग मेथड। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कॉस्ट का, कि जो हमारा इंटरव्यू मेथड होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर हम मेल या टेलीफोन इंटरव्यू की बात करें तो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है हमारा इंटरव्यूइंग मेथड। ठीक है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये कॉस्ट इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि रिस्पोंडेंट की ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी हो गई, ठीक है, लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चनर और नंबर ऑफ नॉन रिस्पोंडेंट्स। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है तो उसमें हो सकता है एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा ना पहुंचे। अब जब एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा नहीं पहुंचेंगे तो ये जो इंटरव्यू मेथड है कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है, क्योंकि उसको सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ता है ना, सब चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ जाता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, रिस्पोंडेंट की ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी की, वो किस एरिया से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंटरव्यू मेथड इतना सूटेबल नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लैक ऑफ एनोनिमिटी। अब देखिए जब आप क्वेश्चनर किसी पर्सन को सेंड करते हैं, चाहे मेल के थ्रू चाहे पोस्ट के थ्रू, तो यहाँ पे आपका कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता रिस्पोंडेंट से, राइट। वो सिर्फ आपको क्वेश्चनर फिल करके वापस कर देता है। लेकिन अगर इंटरव्यू मेथड की बात करें तो यहाँ पे तो प्रॉपरली इंटरेक्शन हो रहा है, वो भी फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। तो हो सकता है जो हमारा इंटरव्यू है या रिस्पोंडेंट है वो अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्क्लोज ना कर पाए, या फिर वो थोड़ा हेजिटेट करे अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में। ठीक है, उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे जो सामने वाला पर्सन है, इंटरव्यूअर है या रिसर्चर है, वो उसको जानता है। ठीक है, यहाँ पे वो एक एनोनिमस पर्सन नहीं है, तो हो सकता है उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पर्सनल स्टाइल। अब देखिए जो इंटरव्यूअर है उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी होती है, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है, हर एक इंटरव्यूअर का अलग तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, उसकी अलग टेक्निक होती है इंटरव्यू को कंडक्ट करने की। तो हो सकता है उसका जो पर्सनल स्टाइल है वो कहीं ना कहीं रिस्पोंडेंट के आंसर्स को इन्फ्लुएंस कर जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इफेक्टिव रैपर्ट। देखिए जो इंटरव्यूअर है उसका एक प्रॉपर रैपर्ट होना चाहिए हमारे रिस्पोंडेंट साथ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रैपर्ट? इसका मतलब होता है एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए रिस्पोंडेंट के साथ, ताकि वो इंटरव्यू को थोड़ा सा ईज कर सके। ठीक है, एक फ्रैंकनेस आ सके इंटरव्यू में, ताकि जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो हमको ईजिली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन इंटरव्यू में जल्दी ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है ना, ये हम लोग भी जानते हैं, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि इंटरव्यू लेना भी इतना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्किल चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए जिसके थ्रू इजीली इंटरव्यू को कंडक्ट किया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं एक डीमेरिट हो जाती है हमारे इंटरव्यू मेथड की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसऑनेस्टी। अब अगर हमारा इंटरव्यूअर ही डिसऑनेस्ट है, बायस्ड है, तो क्या ये इंटरव्यू कभी भी सक्सेसफुल या इतना इफेक्टिव हो पाएगा? अब अगर इंटरव्यूअर ने सोच लिया है कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है इससे हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने हैं और इसको डाउनग्रेड करना है, तो वो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछेगा ताकि आप उसके आंसर्स प्रोवाइड ही ना कर पाए, है ना। तो ये क्या होता है, जानबूझ के किया जाता है, कहीं ना कहीं बायसनेस दिखती है। तो अगर हमारा इंटरव्यूअर ही बायस्ड होगा तो जो हमारा डेटा कलेक्ट होगा, जो इनमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो भी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं होगी। और जब इंफॉर्मेशन ही नहीं अप्रोप्रिएट होगी तो हमारी रिसर्च भी अप्रोप्रिएट नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये डीमेरिट्स भी क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जाते हैं अपने मेन टॉपिक जो कि है आज का हमारा सैम्पलिंग। नाउ आई होप आपको सैम्पल के बारे में तो नॉलेज होगी, आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए सैम्पल क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन से अगर हम कोई स्मॉल पार्ट निकालते हैं और वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो उसको सैंपल कहते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सैंपल ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये सेंसस। सेंसस क्या होता है, जब हम पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं। और जब हम सेंसस में से कुछ पार्ट निकालते हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा सैंपल कहलाता है। ठीक है, आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कि सेंसस और सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये डिफरेंस यहाँ इसलिए ऐड किया है
पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो अगर सेंसस की बात करी जाए तो इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड that collects and records the data about the members of the population। ठीक है, तो सेंसस में हम पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं। वहीं सैम्पलिंग की बात करी जाए तो सैम्पलिंग रिफर्स टू अ portion of the population selected to represent the entire group in all its characteristics। सैम्पलिंग में हमेशा इस चीज पे एम्फसाइज जरूर करिएगा कि जो भी सैंपल है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पॉपुलेशन को चूज करी है और सैंपल उसमें से रैंडमली ऐसा सेलेक्ट कर दिया जो कि हमारी पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं कर पा रहा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो सैंपल कैसा होना चाहिए, जो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक, एन्यूमरेशन की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ। अब हम सेंसस में किसकी स्टडी करते हैं, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। वहीं सैम्पलिंग की बात करी जाए ओनली अ हैंडफुल ऑफ यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम रिक्वायर्ड। सो अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करेंगे, पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो भी ज्यादा लगेगा, तो ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन सैम्पलिंग की बात करी जाए तो ये हैंडफुल यूनिट्स को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा फास्ट प्रोसेस हो जाता है। ठीक, कॉस्ट की बात करें तो जहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा वहां पे कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, और जहाँ पे टाइम कम लगेगा वहां पे हमारी कॉस्ट भी कम ही लगेगी। तो ये कैसा मेथड होता है, हमारा इकोनॉमिकल मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट्स। अब जब हम पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट कैसा रहेगा, ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट रहेगा, है ना। और अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो ये रिजल्ट्स कैसा शो करेगा, कम रिलायबल होगा और कम एक्यूरेट होगा, है ना। अगर आप किसी चीज को पूरा कंसिडर कर रहे हैं और किसी चीज को पूरे में से निकाल के एक पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है ड्यू टू मार्जिन ऑफ एरर इन द डेटा कलेक्टेड। ठीक, एरर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर किया है। लेकिन सैम्पलिंग की बात करी जाए तो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए इस पॉइंट को समझिए, कंसिडर करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 100 है। ठीक है, और आपने सैंपल निकाले हैं वो 5 निकाले हैं, तो आप मुझे बताइए क्या ये प्रॉपरली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर पाएगी, 5 सैंपल कभी नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि आप बता ही नहीं पाएंगे। हो सकता है आपने जो ये 5 सैंपल लिए हैं ये प्रॉपरली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक, तो डिपेंड करता है कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है और उस पॉपुलेशन में से कितना सैंपल निकाला गया है। ठीक है, देख लेते हैं कि ये मेथड किस में अप्रोप्रिएट रहता है। तो अगर पहली बात करें सेंसस की तो पॉपुलेशन ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर, और सैम्पलिंग की बात करी जाए तो पॉपुलेशन ऑफ होमोजीनियस नेचर। आई होप आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में डिफरेंस पता होगा। हेट्रोजीनियस क्या होता है, जो कि डाइवर्सिफाइड रहती है, ठीक है, जिसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। लेकिन होमोजीनियस क्या होती है, जो सिमिलर इन नेचर होती है। तो सेंसस की अगर बात करी जाए तो ये किसके लिए एप्रोप्रिएट है, जो कि हेट्रोजीनियस नेचर की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, डाइवर्स पॉपुलेशन। लेकिन सैम्पलिंग किसके लिए सही है, जो कि पॉपुलेशन हमारी होमोजीनियस नेचर की, जो कि सेम है, सिमिलर है। ठीक है, आई होप डिफरेंस समझ में आया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके 2 पॉइंट्स कवर हो गए। ठीक, अगर सेंसस के बारे में आपसे इन शॉर्ट पूछता है तो आप यहाँ से सेंसस के बारे में भी लिख सकते हैं, सैम्पलिंग के बारे में पूछेगा तो सैम्पलिंग के बारे में लिख सकते हैं, डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस भी लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो अभी हमने डिस्कस किया सैम्पलिंग और सेंसस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब सैम्पलिंग हम 2 तरीके से करते हैं, एक होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, संभावना, राइट। किसी चीज के, किसी इवेंट के होने की संभावना को क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है ना। जैसे कि अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा, ठीक है। या फिर आपने कोई डाइस को रोल किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर आएगा। तो ये सब क्या है, ये सब है संभावना एक पर्टिकुलर इवेंट के होने की। ठीक, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या मतलब हुआ कि जो संभावना पे नहीं होती है। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहां पे संभावना की बात नहीं करते हैं। ठीक है, आगे इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।
अगर आप इस चार्ट को भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है कि रैंडमली हम किसी को भी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या संभावना बन रही, क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है पर्टिकुलर इवेंट के होने की। ठीक, वही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, एक पर्टिकुलर आप देख रहे हैं तो एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, probability sampling is a sampling technique in which the subject of the population get an equal opportunity to be selected as a representative sample। तो probability sampling में क्या होता है, हर एक आइटम के आने की जो probability है वो equal होती है। ठीक है, वहीं अगर non probability sampling की बात करी जाए, so is a method of sampling wherein it is not known that which individual from the population will be selected as a sample। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर आइटम के सेलेक्ट होने की चांसेस के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, ये जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। ऑल्टरनेटिवली इसको क्या कहा जाता है, रैंडम सैम्पलिंग, और नॉन प्रोबेबिलिटी को क्या कहा जाता है, नॉन रैंडम। नॉन रैंडम मतलब जिसको रैंडमली हम नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ सिलेक्शन इसमें क्या होता है, रैंडम होता है, लेकिन इसमें आर्बिट्रेरली होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिसर्चर है वो खुद से सैंपल को सेलेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सैंपल रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया जाता है। जो रिसर्चर है उसके जो भी रिसर्च है उसके बेसिस पे वो यहाँ पे सैंपल को कलेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे कैसी रहती है, फिक्स्ड एंड नोन रहती है। लेकिन अगर नॉन सैम्पलिंग मेथड या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की बात करी जाए तो यहाँ पे ना ही ये स्पेसिफाइड होती है और अननोन भी होती है। ठीक, रिसर्च की बात करी जाए तो ये कंक्लूसिव होती है और ये कैसी रहती है, एक्सप्लोरेटरी रहती है। ये कंक्लूसिव इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन एक्सप्लोरेटरी की बात करी जाए तो यहाँ पे पहले आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, रिजल्ट की बात करी जाए तो जब चीजों को रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे ये अनबायस्ड रहेगी, लेकिन ये कैसी रहेगी, हमारी बायस्ड रहेगी। ठीक, मेथड इसमें कैसा यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव। वहीं आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सब्जेक्टिव मेथड को यूज किया जाता है। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे भी आपको एक्सप्लोर करना है, चीजों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन्फ्रेंस की बात करी जाए तो ये स्टैटिस्टिकल होता है, लेकिन ये कैसा होता है, एनालिटिकल बेस्ड होता है। ठीक, हाइपोथेसिस की बात करी जाए तो यहाँ पे इजीली टेस्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे हाइपोथेसिस को हमें जनरेट करना पड़ता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को हाइपोथेसिस का मतलब नहीं पता होगा। देखिए, एकदम ब्रीफ में बताऊंगी। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक हमारा टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब कि अगर आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी अगर वनडे एग्जाम देते हैं या कोई पेपर देते हैं तो आप देखते हैं ना उसमें डेट्स आती है, ऐसे लिख के आता है टेंटेटिव डेट्स, मतलब ये अज्यूम डेट्स हैं। हो सकता है इसमें कोई चेंजेस किए जाएं फर्दर अगर जरूरत पड़े। ठीक है, तो हमारा हाइपोथेसिस भी क्या होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसके बेसिस पे आगे रिसर्च करी जाती है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि अगर मैं इसको डिस्कस करने बैठ गई तो ये पूरा टॉपिक छूट जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और इसको प्लीज याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में आपके पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिफरेंस भी ऐड कर दिया है क्योंकि आपकी बुक में तो ये मेंशन ही नहीं था प्रॉपरली। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ 5 पार्ट्स होते हैं या 5 इसके अंदर कैटेगरीज हैं। ठीक, सबसे पहले है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड, फिर है सिस्टमैटिक, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज। और वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करी जाए तो ये है पर्पस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक, तो एकदम शॉर्ट में बताऊं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या हुई, जहां पे प्रोबेबिलिटी है या चांसेस हैं किसी भी आइटम के सेलेक्ट होने की। ठीक है, रैंडमली। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि कौन सा आइटम सेलेक्ट होगा और जो भी आइटम सेलेक्ट होगा वो रिसर्चर की रिसर्च पे ही बेस्ड होगा, रिसर्चर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे कोई भी रैंडमनेस नहीं होती है। ठीक, चलो डिस्कस करते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में।
देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जब आप अपनी पॉपुलेशन में से किसी भी सैंपल को या किसी भी आइटम को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, नाम समझ में आ रहा है ना, कि जब इजीली रैंडमली किसी भी सैंपल को जब आप चूज करते हैं, किसी भी आइटम को आप अगर सेलेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इजी। जैसे अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये क्या दिख रही है, हमारी पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन में से अगर हमने रैंडमली कुछ पर्सन्स को सेलेक्ट कर लिया तो ये क्या कहलाया, हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। This method is also known as chance or lottery sampling method. In this case, each and every item in the population has an equal chance of inclusion in the sample, and each one of the possible sample has the same probability of being selected. This is the most common method used when population is a homogeneous group. To identify the sample unit, normally random numbers are used. इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारा लॉटरी है ना। लॉटरी में क्या होता है कि रैंडमली ही कोई एक पर्सन की लॉटरी निकलती है, ऐसा तो है नहीं कि सबकी निकल आती है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जानबूझ के किसी एक पर्सन की निकाली जाए। ठीक है, तो वहां पे भी हर एक आइटम के पास इक्वल चांस होता है सैंपल में आने का। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देखिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का क्या मतलब हुआ, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो सैम्पलिंग टेक्निक को यूज किया जाता है वो होती है हमारी nth टर्म टेक्निक। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको नंबर किया गया है। ठीक, पहले आपने क्या किया, थर्ड पर्सन को चूज किया। ठीक, फिर उसके बाद आपने 6 पर्सन को चूज किया, फिर आपने 9 पर्सन को चूज किया। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही होगी, है ना, एक सिस्टमैटिक तरीका दिख रहा होगा सैम्पलिंग करने का। ठीक, तो इसी को कहा जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जब हम nth टर्म को सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, किसी को भी नहीं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया जाता है। ठीक, so here a specified system or pattern is followed to draw a sample. For example, if population consists of 100 items, every item multiple of 5 can be selected. तो अगर आपको कोई population दी जाती है 100 items की, let's say उस population में 100 items हैं और आपसे अगर बोला जाता है कि 5 के multiples के item को हमको select करना है, तो आप कैसे select करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको क्या कहा गया, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। समटाइम्स ऑड और इवन नंबर्स आर सिलेक्टेड। इन शॉर्ट a system is followed to select the sample. मैंने बताया ना, एक प्रॉपर सिस्टम को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ठीक, it is possible when the population under study is well defined and items are properly arranged and population is definite. Sometimes specially prepared tables are also used. तो हम इस मेथड को कब यूज कर सकते हैं, जब हमारी पॉपुलेशन प्रॉपरली डिफाइंड हो और हमारी पॉपुलेशन डेफिनेट हो। डेफिनेट मतलब कि आप उसको इजीली काउंट कर सकें, आप उसको इजीली सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, इनडेफिनेट पॉपुलेशन होगी तो वहां पे आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को इजीली नहीं अडेप्ट कर पाएंगे, वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, पूरी पॉपुलेशन, और हमने क्या बात करी थी कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है, हेट्रोजीनियस इन नेचर होती है ना। जब हमने सेंसस की बात करी थी तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस इन नेचर है। ठीक, अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या किया जाता है, जो हमारी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है इसको पहले हम स्ट्रैटा में बांटते हैं। स्ट्रैटा मतलब कुछ ग्रुप्स में बांटते हैं, और ऐसा बांटते हैं कि ये जो हमारे ग्रुप्स बन जाएं, ये कैसे बन जाएं, होमोजीनियस बन जाएं। ठीक, अब जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल को हम कंसिडर करें तो ये क्या है, हमारी पॉपुलेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ मेन भी हैं, वुमेन भी हैं और चाइल्ड भी हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया गया, स्ट्रैटा बनाए गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मेन का एक बनाया गया, वुमेन का बनाया गया और चिल्ड्रन का बनाया गया, तो यहाँ पे ये कुल 3 स्ट्रैटा बनाए गए। ठीक, अब इन 3 स्ट्रैटा में आप क्या देख रहे हैं कि जो ये पॉपुलेशन है ये सिमिलर है ना, है ना। यहाँ पे सिर्फ मेल्स को ही कंसिडर किया गया, यहाँ सिर्फ फीमेल्स को कंसिडर किया गया और यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन को कंसिडर किया गया।
ठीक। तो हेट्रोजीनियस जो भी हमारी पॉपुलेशन है उससे हम उसे क्या कन्वर्ट कर दिए स्ट्रैटा बना के, होमोजीनियस पॉपुलेशन में। और उसके बाद हम यहाँ पे सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक। So this method is generally used when population is not a homogeneous group. ठीक है। Under this method, population is divided into a number of homogeneous subpopulations or strata. मैंने बताया ना, ये heterogeneous population में से हम क्या करते हैं, homogeneous population बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, strata. ठीक। Then from each stratum an appropriate sample is drawn randomly. ठीक है। अब जब हमने ये स्ट्रैटा बना लिया तो ये कैसे बन गया हमारा, होमोजीनियस। अब हम यहाँ से एक एक पर्सन या एक एक आइटम को कंसिडर करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ की बात करें तो लेट से हमने इनको कंसिडर कर लिया, फिर हमने अगर इनको कंसिडर कर लिया, फिर हमने यहाँ पे इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एक स्ट्रैटम में से पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक। So number of strata depends on the degree of heterogeneity in the population under study. तो हमारे जो स्ट्रैटा है वो किस पे डिपेंड करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी उसमें क्या क्या थे, मेन थे, वुमेन थे और चिल्ड्रन थे। तो यहाँ पे कुल हमारे 3 स्ट्रैटा बने। ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बड़ी होगी, हमारे पास उतना ज्यादा फैक्टर्स होंगे स्ट्रैटा बनाने के, तो हमारी जो स्ट्रैटा है वो भी उतना ज्यादा बनेगी। जब स्ट्रैटा ज्यादा बनेंगे तो जो रिप्रेजेंटेटिव निकलेंगे उसमें से वो भी ज्यादा निकलेंगे। ठीक है। The higher is the degree of heterogeneity, the larger the number of strata will be and vice versa. ठीक है। I hope ये point अब clear हुआ। After stratification, the sample items are randomly selected from each stratum, either on proportionate or equal basis. ठीक है। I hope ये समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हालांकि आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बता देती हूँ। ये क्या थी हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसी होती है, हेट्रोजीनस इन नेचर। ठीक। अब यहाँ से हमने क्या किया, स्ट्रैटा बनाए। स्ट्रैटा कैसे हो जाते हैं हमारे, होमोजीनियस। ठीक। जब स्ट्रैटा बन गए उसके बाद हमने जब उसमें से पर्टिकुलर पर्सन या आइटम को जब चूज किया जो कि उस पर्टिकुलर स्ट्रैटा के रिप्रेजेंटेटिव है, वो होता है हमारे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। मतलब कि हेट्रोजीनस से होमोजीनियस चले जाते हैं हम। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सबको। ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। देखिए क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसी है, यहाँ पे भी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन कैसी हमेशा रहेगी, हेट्रोजीनियस ही रहेगी। जब हम सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसके बाद भले हम उसको होमोजीनियस बना सकते हैं, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन रहती है वो हमेशा हेट्रोजीनियस ही रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, क्लस्टर पॉपुलेशन है। जब इस क्लस्टर में से हम सैंपल को निकालते हैं और उन सैंपल्स को फिर हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, क्लस्टर सैम्पलिंग। अगर ये एग्जांपल आप देखें तो ये क्या है, हमारी पूरी क्लस्टर पॉपुलेशन है। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर क्लस्टर को ये सेलेक्ट किया, ठीक, और एक पर्टिकुलर क्लस्टर को ये सेलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों जो क्लस्टर है इनको हम कैसे चूज करेंगे, रैंडमली, रैंडम सैम्पलिंग मेथड के थ्रू इनको चूज करेंगे। ठीक है। So this method involves grouping the population into heterogeneous groups called clusters and then selecting a few of such groups or the clusters by simple random sampling method. So cluster sampling usually analyzes a particular population in which the sample consists of more than a few elements, for example city, family, university, etc. Researchers then select the clusters by dividing the population into various smaller sections. So I hope ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, स्टेजेस में जब हम सैम्पलिंग करते हैं उसको कहा जाता है मल्टी स्टेज, मतलब डिफरेंट स्टेजेस में जब सैम्पलिंग की जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये हमारी सारी क्या है, स्टेट्स हैं। ठीक। अब हमने स्टेट्स को फर्दर आगे डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक, फिर फर्दर डिवाइड किया टाउन्स में,
फिर उसके बाद हमने इसको फर्दर डिवाइड किया सेलेक्टिंग डिफरेंट फैमिलीज फ्रॉम द टाउन्स। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी एक तरह से मल्टी स्टेट सैम्पलिंग हो गई। पहले हमने स्टेट्स को सेलेक्ट किया, फिर स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट्स में फिर टाउन्स को सेलेक्ट किया, और फिर उन टाउन्स में से कुछ फैमिलीज को सेलेक्ट कर लिया अपनी सैम्पलिंग के लिए। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मल्टी स्टेट सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग की अगर बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग क्या है, सैंपल ऑफ आइटम इज चूजन रैंडमली फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड ईच आइटम हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन। ठीक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात करें तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम एन ऑर्डर्ड पॉपुलेशन using a skip or sampling interval. That means that every nth data sample is chosen in a large data set. ठीक है, यहाँ अगर हम एग्जाम्पल देखें, a teacher puts student name in a hat and chooses without looking to get a sample of student. ठीक है, तो ये कैसा हुआ, रैंडम सैम्पलिंग हुआ। यहीं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात करें तो प्रिंसिपल टेक्स एन alphabetized list of student names and pick a random starting point. Every 20th student is selected to take a survey. ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का की पॉइंट क्या है, उसका nth टर्म। ठीक है, एक सिस्टम के थ्रू ही यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं सैंपल्स को। ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए डिफरेंसेस हमेशा पढ़ के जाइएगा। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की अगर बात करी जाए, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज वन इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस सेगमेंट्स एंड देन द सैंपल इज रैंडमली टेकन फ्रॉम द सेगमेंट्स। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करी जाए तो क्लस्टर सैम्पलिंग रिफर्स टू अ सैम्पलिंग मेथड wherein the members of the population are selected at random from naturally occurring groups called cluster। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्लस्टर्स में से जब रैंडमली पॉपुलेशन को या सैंपल को सेलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्ट्रैटा बनाते हैं और स्ट्रैटा को बनाने के बाद उसमें से पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, सैंपल की यहाँ पे बात करी जाए तो रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर टेकन फ्रॉम ऑल द स्ट्रैटा, और क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करी जाए तो ऑल द इंडिविजुअल्स आर टेकन फ्रॉम रैंडमली सेलेक्टेड क्लस्टर्स। आपको पिक्चर याद हो तो हमने पूरा एक क्लस्टर को वहां पे सेलेक्ट किया था, राइट। और वहीं अगर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की बात करी जाए तो वहां पे हमने क्या किया था, इंडिविजुअल्स को फिर सेलेक्ट किया था, है ना। होमोजीनियस ग्रुप्स बनाने के बाद हमने इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में हमने क्या किया, पूरे क्लस्टर को ही सेलेक्ट करा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स। यहाँ पे इंडिविजुअली करा जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसा रहता है, कलेक्टिवली रहता है। होमोजेनिटी की बात करी जाए तो ये विद इन ग्रुप रहती है, लेकिन ये कैसे रहती है, बिटवीन ग्रुप्स रहती है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने अगर पर्टिकुलर एक क्लस्टर को यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये जो क्लस्टर है हमारा, ये दूसरे क्लस्टर के साथ होमोजीनियस होगा। इसका मतलब जो इसके अंदर पॉपुलेशन और इसके अंदर पॉपुलेशन है ये हेट्रोजीनियस होगी, लेकिन जो हमारा ये एक क्लस्टर है, दूसरा क्लस्टर है, ये हमारा क्या होगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की बात करें तो वहां पे क्या था, जो हमारा ग्रुप बना था वही कैसा था, होमोजीनियस था। ठीक है, इस डिफरेंस को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सब लोग स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हेट्रोजीनिटी की बात करी जाए तो ये बिटवीन ग्रुप्स रहती है, और वहीं हम क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें तो कैसी रहती है, विद इन ग्रुप। ठीक है, अब आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, बाइफर्केशन की बात करें तो इम्पोज्ड बाय रिसर्चर, और क्लस्टर में क्या है, नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स। अब जो ये बाइफर्केशन किया गया, बाइफर्केशन मतलब जो डिवाइड किया गया, ये रिसर्चर खुद करता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, है ना, होमोजीनियस ग्रुप बनाने के लिए। लेकिन जो क्लस्टर होता है वो नेचुरल अकरिंग ग्रुप ही होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए तो इंक्रीज प्रिसिशन एंड रिप्रेजेंटेशन, और क्लस्टर में टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार लगभग पूछा ही जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखिएगा। और अगर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब डिस्कस करेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किए थे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स, ठीक है। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स। तो उसमें सबसे पहला है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कन्वीनियंस मतलब कि जो रिसर्चर है उसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो जो सैंपल को सेलेक्ट करता है वो क्या कहलाती है, हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए ये क्या है, आपका रिसर्चर है, रिसर्चर ने सेलेक्ट कर लिया इस पर्सन को, इस पर्सन को, इस पर्सन को, इस पर्सन, इस पर्सन को। तो ये क्या हो गया, उसने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने सैंपल को सेलेक्ट कर लिया। यही क्या कहलाती है, हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक है। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज अ मेथड adopted by researcher where they collect market research data from a conveniently available pool of respondents. It is the most commonly used sampling technique as it incredibly prompt, uncomplicated and economical. तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो उन सैंपल्स को कलेक्ट करने की कोशिश करता है जो कि उसके इजीली रीच में होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, उसको पता है कि वो इजीली उनको कलेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे कलेक्ट करता है, ठीक। सो बेसिक एग्जांपल ऑफ अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड इज व्हेन कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रमोशनल पैम्फलेट्स एंड आस्क क्वेश्चंस एट अ मॉल और ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट विद रैंडमली सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। तो ये चीज आप खुद भी एनालाइज करते होंगे, अगर आप कभी मॉल जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि कुछ प्रमोशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे रैंडमली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो ऑडियंस होती है वो अपने हैंड रेज करती है। तो वहां पे जो पर्सन है जो उस इवेंट को कंडक्ट करा रहा है वो क्या करता है, जो ऑडियंस ने हैंड रेज किया होता है उसमें से किसी पर्सन को सेलेक्ट करता है ताकि वो आंसर कर सके। तो ये क्या होती है, हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी जजमेंट सैम्पलिंग। अब जजमेंटल सैम्पलिंग को या जजमेंट सैम्पलिंग को हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, पूरी पॉपुलेशन है, ठीक। ये है रिसर्चर, ठीक। अब लेट्स सपोज कि रिसर्चर को ये रिसर्च करनी है कि लड़कियां या लड़कों में किसका दिमाग ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअली कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको ये रिसर्च करनी है, ठीक। लेट्स से तो अब रिसर्चर क्या करेगा, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉपुलेशन में से पर्सन को सेलेक्ट करेगा और उसके बाद अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसको कहा जाता है जजमेंटल सैम्पलिंग, जहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सेलेक्ट करता है, ठीक है। अब हो सकता है कि रिसर्चर को ये लगा हो कि पर्टिकुलर ये लड़की और ये लड़की इनको ज्यादा अच्छा फीडबैक दे पाएगी, ज्यादा अच्छे से उनकी रिसर्च को परफॉर्म करवा पाएगी। हो सकता है ये रिसर्चर को लगा हो कि ये पर्टिकुलर गर्ल या ये पर्टिकुलर गर्ल इतना अच्छा उनको फीडबैक नहीं दे पाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करा, सोली रिसर्चर पे डिपेंड करा, है ना। तो यहाँ पे इसलिए इसको बोला जाता है जजमेंटल या जजमेंट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। कोई पर्पस की वजह से जो सैम्पलिंग की जा रही है वो होती है पर्पसिव सैम्पलिंग, ठीक। So when investigators' judgment is used for selecting sample items for constituting a representative sample, we call it as judgmental sampling. Judgment sampling is generally used in case of qualitative research survey where the purpose is to develop hypothesis rather than to generalize larger population. Also known as purposive sampling, selective sampling or subjective sampling, reflects a group of sampling techniques that rely on the judgment of the researcher when it comes to selecting the units that are to be studied. ठीक है, तो ये पूरी सैम्पलिंग किस पे बेस्ड होती है, हमारे रिसर्चर पे बेस्ड होती है, उसके जजमेंट पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट है हमारा कोटा सैम्पलिंग। Now, quota sampling is defined as a non-probability sampling method in which researchers create a sample involving individuals that represent a population. Researchers choose these individuals according to specific traits or qualities. They decide and create quotas so that the market research sample can be useful in collecting data. These samples can be generalized to the entire population. The final subset will be decided only according to the interviewers or researchers' knowledge of the population. तो कोटा सैम्पलिंग क्या हुई, ऐसी सैम्पलिंग जहां पे हम कोई स्पेसिफिक ट्रेट्स या क्वालिटीज को सेलेक्ट करते हैं, एक तरह से कोटा लगा देते हैं
और उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेट या क्वालिटी को आगे स्टडी करते हैं। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल को कंसिडर करूं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोटा क्या यूज किया गया है, मेल हो और अबव 50 हो। ठीक, तो ये पॉपुलेशन में से इसको क्या कर दिया गया, रिफाइन कर दिया गया, और हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लिए, मेल सेलेक्ट कर लिए और अबव 50 मेल्स को सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हो गई, हमारी कोटा सैम्पलिंग हो गई। ठीक, तो कोटा सैम्पलिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हमें किसी इंडिविजुअल की स्पेसिफिक ट्रेट या क्वालिटी को अगर स्टडी करना है तो हम वहाँ पे कोटा सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम उस पॉपुलेशन को और ज़्यादा रीडिफाइन कर सकें और अपनी स्टडी को ईजिली कंडक्ट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, अ सिगरेट कंपनी वांट्स टू फाइंड आउट what age group prefers what brand of cigarette in a particular city. He or she applies quotas on the age group like 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 and 51 plus. From this information, the researcher gauges the smoking trend among the population of the city. So I hope आपको कोटा सैम्पलिंग भी क्लियर हो गया और आज का हमारा सेशन यहीं तक था। ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, सब चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।